तो आपने स्वीडन क्यों चूज किया, पिक किया अपनी हायर एजुकेशन के लिए इरफान? ज़रूरी है कि आप यूरोपियन सोसाइटी को पढ़ें क्योंकि इन लोगों का इन्फ्लुएंस और फुटस्टेप तकरीबन हर सोसाइटी में मौजूद है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए या ग्रेजुएट्स के लिए स्वीडन के अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं एज सच। हर एक यूनिवर्सिटी आपको सेपरेटली स्कॉलरशिप ऑफर करती है, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो जो पहले आपकी स्टेटमेंट स्वीडन के लिए लेट से कि आपकी 15 या 16 लाख थी, अब वो स्टेटमेंट आपकी 30 to 35 लाख तक पहुंच गया, मतलब 3 मिलियन 3.5 मिलियन। तो अगर वर्क परमिट चाहिए था तो आपके पास 13,000 करोड़ की सैलरी है तो आपको वर्क परमिट मिल जाता था। अब आपको इन्होंने उसको कर दिया 27,000, ऑलमोस्ट डबल। प्रोटेस्ट कर रही थी पैलेस्टीनियन फ्लैग के साथ, तो उस पर एक मतलब स्वीडिश गोरा इंसान था, उसने आके अटैक कर दिया, मतलब उससे झंडा खींचने की कोशिश की उस पर, और उसको एज अ नेगेटिव पोर्ट्रे करते हैं। पाकिस्तानी अगर आप स्टूडेंट या इमिग्रेंट को कंपेयर करते हैं लेट से हिंदुस्तानी स्टूडेंट से, इंडियन के साथ कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली उनकी गवर्नमेंट उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। पाकिस्तान में जब आप बाहर बैठ के सिचुएशन को देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, जो फिर इलेक्शन में जो कुछ हुआ उसके बाद फिर अब मैं तकरीबन जिस भी अपने दोस्त से मिलता हूँ, कोई इस मुल्क का मैं प्रोसेस बताता हूँ आप जानना चाहेंगे, तो वो 90% चांस लेके आएगा क्या मैं जानना चाहता हूँ कि लोगों में होप खत्म होती जा रही है। तो इट्स नॉट वेरी गुड फॉर पाकिस्तान। सिचुएशन बुरी हो रही है, तो एज अ पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर आप फिर थोड़ा सा अपने आप को ये चाहते हैं कि आपको यहाँ का पासपोर्ट मिल जाए, फिर आप उसके लिए स्ट्रगल शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। लेट अली शो यू में एक बार फिर खुशामदीद। रमजान का महीना है और मैंने सोचा कि आपके लिए एक ओवरसीज पाकिस्तानी सीरीज में एक एडिशन करूं, और आज हमें ज्वाइन करें एक बड़े स्पेशल गेस्ट दोस्त भी हैं। इनके शो पे भी मैं आ चुका हूं, इरफान आबिद। ये एक मास्टर्स ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं स्वीडन के अंदर। थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कभी कभार, स्वीडन, जर्मनी, ये नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, मगर ही इज माशाल्लाह वेरी अकॉम्प्लिश्ड इंडिविजुअल। ये अपना चैनल भी चलाते हैं और ये मास्टर्स डिग्री ले रहे हैं यूरोपियन स्टडीज में। इसके ऊपर तो बात करेंगे इरफान कि यूरोपियन स्टडीज क्यों, मगर ये बताएं कि रोजे कैसे गुजर रहे हैं स्वीडन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अली भाई, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बहुत अच्छे गुजरे हैं। लेकिन थोड़ा सा एक ही इश्यू है कि जब सर्दी ज़्यादा होती है तो भूख थोड़ी ज़्यादा लगती है। बाकी ओवरऑल यहाँ पे मौसम फिर भी ठंडा है थोड़ा, तो रोज़े अच्छे गुजरते हैं, बस थोड़ी सी भूख के साथ गुजरते हैं। मगर अपना एक कम्युनिटी और वो एहसास जो बैक होम पाकिस्तान में होता है फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, स्वीडन में क्या प्रोसेस चलता है? यानी सुबह कितने बजे खुलता है, शाम को कितने बजे बंद होता है, फिर उसके बाद आपकी क्या रूटीन चलती है? रोज़ा सुबह 4 बजे बंद होता है, मतलब 4-5 पे अब आहिस्ता-आहिस्ता पीछे की तरफ जा रहा है टाइम, और शाम को टाइम थोड़ा आगे जाता जा रहा है। तो शाम को खुलता है अभी 6 साढ़े 6 बजे, मतलब 6:30 पे रोज़ा खुल जाता है। तो उस तरह फिर अब कम्युनिटी डेफ़िनेटली बात है कि यहाँ पे आपको बाहर जाते हैं तो आपको एक आपके लिए कल्चर शॉक होता है कि आप जब देखते हैं, जब पाकिस्तान से आप डायरेक्टली आते हैं तो ओपनली रेस्टोरेंट्स चल रहे होते हैं, लोग खा रहे होते हैं, तो वो आपके लिए एज़ अ कल्चर शॉक होता है जब आप ऐसी सोसाइटी से आते हैं जहाँ पे आप रमज़ान में एक पूरी आपकी फीलिंग होती है, रमज़ान की कल्चर होता है जहाँ पे रेस्टोरेंट्स बंद हैं, सब लोग उसको, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो डेफिनेटली आपको इनके कल्चर के साथ भी चलना पड़ता है। लेकिन आपको थोड़ा-सा उस तरह पाकिस्तान फ़ील होता है, आपको याद आती है पाकिस्तान की। यानी एहसास ज्यादा हो जाता है। अच्छा, खाने का भी कुछ मसला चलता है हलाल का, या वहां पे ये ऑप्शंस मौजूद हैं? क्योंकि कम्युनिटीज तो हैं, मुस्लिम कम्युनिटी स्वीडन में, राइट? जी, अब खाने का यहाँ पे आपको अगर हलाल-हराम का कोई भी इश्यू नहीं होता है, क्योंकि इवन के यहाँ पे जो आपके ग्रोसरी स्टोर्स हैं, एक यहाँ पे विलीज़ है, अगर जो लोग कम्युनिटी अगर देख रही है स्वीडन से तो उनको पता हो, बल्कि यूरोपियन ब्रांड हैं और भी यूरोपियन कंट्रीज़ में है, विलीज़ हो गया, लीडल हो गया, इस तरह के जो ब्रांड्स हैं, तो उन्होंने सेपरेट कैटेगरीज़ रखी हुई हैं हलाल सेक्शन की। मतलब उन्होंने उन मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लिए, और आप जब जाते हैं तो आप अगर उसको उठा के पढ़ते हैं तो उसके पीछे हलाल का टैग भी लगा होता है। तो उस तरह मुश्किल नहीं। हाँ, अगर आज से 10 साल पहले या 11 साल पहले की आप बात करें तब लोगों के लिए डेफिनेटली मुश्किल था क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी नहीं थी। लेकिन अब तो आपको बिल्कुल हर चीज़ आसानी से मिल जाती है यहाँ पे। तो एज सच कोई मसला नहीं है, रूटीन के ऊपर चल रही है। अच्छा ये बताएं, आप हैं तो ओरिजिनली पाकिस्तान से, तो आपने स्वीडन क्यों चूज किया, पिक किया अपनी हायर एजुकेशन के लिए इरफान? सबसे पहले तो मैं अपना अगर थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताऊँ तो मैंने बैचलर्स किया है जर्नलिज़्म में, तो वो मैंने इस्लामाबाद नमल यूनिवर्सिटी से किया। तो मैं फिर उस दौरान कंटेंट राइटिंग भी करता रहा मुख्तलिफ ऑर्गनाइज़ेशंस के लिए।
उसके बाद फिर मैं इंटरेस्टेड था, आप मेरे पीछे थोड़ी बहुत अगर बुक्स भी देख रहे हैं तो मैं यूरोपियन हिस्ट्री को, फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ना शुरू किया, मुख्तलिफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन, और उसके बाद जो मुख्तलिफ इवेंट्स हुए यूरोप की हिस्ट्री के और दुनिया। और इसलिए फिर मैंने अपना इंटरेस्ट डेवलप किया यूरोप की हिस्ट्री में, क्योंकि अगर आप सब कॉन्टिनेंट की या इंडिया पाकिस्तान की या इवन कि आप दुनिया की, अमेरिका की आप हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, फॉर यू इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप यूरोपियन हिस्ट्री को पढ़ें, क्योंकि जिस तरह कॉलोनाइजेशन थी तो तकरीबन हर जगह इनका इन्फ्लुएंस है। तो अगर आप कोई भी सोसाइटी को पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप यूरोपियन सोसाइटी को पढ़ें, क्योंकि इन लोगों का इन्फ्लुएंस और फुटस्टेप तकरीबन हर सोसाइटी में मौजूद है। तो मैंने जब उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना शुरू किया, फिर रशियन रेवोल्यूशन, तो फिर मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर मैंने अपना प्रोग्राम सर्च करना शुरू किया कि यूरोपियन स्टडीज या यूरोप के बारे में कौन सी जगह मुझे अच्छा प्रोग्राम ऑफर कर सकती है। तो मैं यूके को अपना ऑप्शन रखा, फ्रांस को, जर्मनी को, स्वीडन को। तो फिर मुझे यहाँ पे फुल स्कॉलरशिप मिल गई। तो फिर मैं, मेरे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन नहीं था कि मैं 1 रुपया भी ना पे करूँ, यहाँ पे पढूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे एज अ स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ, तो मैं यहाँ पे नहीं करता, तो इसलिए मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, दैट्स अमेजिंग। तो इसका मतलब कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए या ग्रेजुएट्स के लिए स्वीडन के अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं एज सच। डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। मतलब अगर मैं आपको थोड़ा सा, आपके जो व्यूअर्स को जो स्वीडन में अगर इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए, तो आपके पास दो किस्म की अपॉर्चुनिटीज हैं स्कॉलरशिप की। पहली अपॉर्चुनिटी, आपकी गवर्नमेंट एक स्कॉलरशिप ऑफर करती है जिसको कहते हैं एसआई स्कॉलरशिप। वो प्रोफेशनल्स के लिए, अगर आपका 1 से 2 साल का किसी भी फील्ड में एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे आपको ट्रैवल फंड मिलेगा, ट्रैवल करने के लिए आपको मंथली ग्रांट मिलेगा, उसके बाद आपकी ट्यूशन फी भी माफ हो जाएगी। लेकिन उसके बाद अगर आपका दूसरे ऑप्शन पे है तो वो हर एक यूनिवर्सिटी आपको सेपरेटली स्कॉलरशिप ऑफर करती है। उसमें बाकी सब कुछ तो आपका होता है, एकोमोडेशन आप पे करते हैं, ट्रैवल फंड्स आपके होते हैं, लेकिन जो आपकी ट्यूशन फी है वो यूनिवर्सिटी पे करती है। तो वो भी बहुत सारे लोगों के लिए, जिस तरह मेरे पास जो है वो गोथनबर्ग की एक एक्सेलरेटर ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से मुझे स्कॉलरशिप मिली हुई है। तो दे कवर माय ऑल ट्यूशन फी, बस मुझे अपनी एकोमोडेशन और जो खाने पीने का खर्चा होता है। तो आप जब, आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो बेसिकली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यूजुअली जब बात करते हैं, अभी तो खैर बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी भी आ गई है कि डॉलर और पाकिस्तान रुपी के रेट्स के अंदर, एक्सचेंज रेट के अंदर बहुत बड़ा गैप आ गया, तो इतने लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। यानी पहले लोग शायद मलेशिया भी जा सकते हो या और ममालिक में ही, मगर वीक करेंसी की वजह से एक बहुत इम्पैक्ट आया है, राइट? एग्जैक्टली exactly। अब जो पहले आपकी स्टेटमेंट थी, बैंक स्टेट, जब आप आते हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट शो करवानी पड़ती है, जिसमें आप उनको दिखाते हैं क्या मैं इतना टाइम यहाँ पे रहूंगा तो मेरे इतने फंड्स होंगे। तो जो पहले आपकी स्टेटमेंट स्वीडन के लिए लेट्स से कि आपकी 15 या 16 लाख थी, अब वो स्टेटमेंट आपकी 30 to 35 लाख तक पहुंच गया, मतलब 3 मिलियन, 3.5 मिलियन। तो वो उस सेंस में आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया। और जो स्टूडेंट यहाँ पे फी पे करके आते हैं उनके लिए आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप स्वीडन आए, क्योंकि स्वीडन की पॉलिसीज जो है वो बहुत टफ होती जा रही है। क्योंकि जब आपने डिग्री करनी है उसके बाद आपको जॉब चाहिए होगी, तो जॉब के लिए वर्क परमिट की अमाउंट, जिस तरह हमने पहले भी शो में डिस्कस किया था, तो इनकी जो अमाउंट है वो, पहले आपको अगर वर्क परमिट चाहिए था तो आपके पास 13,000 की सैलरी है तो आपको वर्क परमिट मिल जाता था। अब आपको इन्होंने उसको कर दिया 27,000, ऑलमोस्ट डबल। और उसके बाद 2025 में दे विल मेक इट 35,000, which will almost like 3 times। तो इसका मतलब ये है कि they don't want new people to come and get jobs और आए यहाँ पे नौकरियां लें। लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, अगर आप स्कॉलरशिप टारगेट करते हैं, तो आप 2 साल यहाँ से डिग्री करते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको अपनी फील्ड में कोई जॉब मिल जाए। अगर आपको नहीं भी मिलती तो फिर आप यहाँ से, आपके पास बहुत सारे और रास्ते खुल जाते हैं। आप डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में जा सकते हैं, वहाँ पे आप जाके पीएचडी कर सकते हैं, पोस्ट डॉक्टरल की तरफ जा सकते हैं। तो आपका पाथवे जरूर है। अब आप जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हैं, वहां पे अपना एग्जांपल यूज करें। फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हैं, आपको अगर वर्क परमिट चाहिए तो आपको नए रेट्स पे लेना पड़ेगा जब आप ग्रेजुएट करेंगे। क्या प्लान है? फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन के बाद आपका क्या पाथवे नजर आता है? अगर हम देखें तो आपका जो पाथवे तो यही है कि आप जिस टाइम आप अप्लाई करते हैं उस टाइम जो आपका वर्क परमिट का रेट होता है, आपको उस टाइम पे आपका अप्लाई होता है। मतलब कि लेट्स से कि मैं अगर 2025 में अपनी डिग्री कंप्लीट करता हूं, तो मुझे उस टाइम का जो जो नजर आ रहा है कि जो लोग भी रेट है 35,000 का, 35,000 हाँ, करोड़। जी। तो उस टाइम फिर आपको उस, लेकिन आपके लिए इजी है कि आप अगर अपनी फील्ड में आपको जॉब मिल जाती है तो
आपके लिए वो वर्क परमिट के अमाउंट करना मुश्किल नहीं है। लेट्स से कि अगर आप यहाँ पे पीएचडी करते हैं, और पीएचडी स्वीडन इज वन ऑफ द कंट्री जो आपको पीएचडी पे करता है। मतलब बाकी आप मुल्कों में जाते हैं, आप पीएचडी के लिए आप इनको यूनिवर्सिटीज को पे करते हैं, लेकिन ये सब बहुत ही रेयर कंट्रीज हैं दुनिया में, 4-5 मुल्क हैं जो पे करते हैं। एक स्विट्जरलैंड है, एक स्वीडन है। तो स्वीडन आपको पे करता है, तो फिर आपका वो वर्क परमिट की अमाउंट भी पूरी हो जाती है एज आप जॉब करते हैं। तो मेरा प्लान तो मगर बड़ा पीएचडी की कंपेटिटिव तरफ है। होगा ना, बड़ा कंपेटिटिव होगा अगर पे कर रहा है वो। हाँ, लेकिन अगर आपने यहाँ से डिग्री की हुई है तो आपके थोड़े बहुत नेटवर्किंग भी हो जाती है, आपके लिंक्स बन जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अगर बैचलर स्टूडेंट है, मास्टर्स की तरफ आए, अगर आपका इंटरेस्ट है डेफिनेटली। उसके बाद फिर आप पीएचडी की तरफ जाते हैं तो आपके यहाँ पे लिंक्स बन जाते हैं टीचर्स के साथ। वो फिर अगर आप अपनी स्किल्स शो करें तो आपके चांसेस थोड़े ब्राइट हैं उस बंदे से जो किसी दूसरे कंट्री से आ रहा है। यहाँ पे रेफरेंसेस भी बहुत ज्यादा है कि आपका रेफरेंस है, अगर आपको टीचर आपको कोई रेफर कर देता है तो योर चांसेस आर मोर ब्राइट। और टीचिंग असिस्टेंट पोजीशंस भी आती हैं, सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, हमने एक और, आपने आपके साथ पिछले आपके प्रोग्राम पे ही मैं आ चुका हूं, बहुत हमारी लंबी गुफ्तगू चली बहुत मौजूआत के ऊपर, मगर एक जो मेरे दिमाग में चीज ठहरी हुई है वो है इशू ऑफ रेसिज्म के बाहर से एज अ पाकिस्तानी जो जिसका रंग हमारी तरह का है, उसके लिए क्या सिचुएशन है। ना सिर्फ स्वीडन का तो एग्जाम्पल ऑब्वियसली आप देंगे, मगर और ममालिक में स्वीडन के इर्द गिर्द यूरोप के अंदर फॉर एग्जांपल क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका। अगर मैं थोड़ी सी नंबर्स पे बात करूं पहले, फैक्ट्स एंड फिगर पे, तो अगर आपके व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँ कि यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शंस आ रहे हैं 2024 इस साल जून में। अब रिसेंटली एक हिक्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पोलिंग करती है इलेक्शन से पहले, तो वो बता रही है कि इस बार फार राइट जो यूरोपियन पार्लियामेंट में ग्रुप्स हैं, मतलब एक आईडी है, आइडेंटिटी एंड डेमोक्रेसी, और उसके बाद ईसीआर है, आरएन, अब ये सारी फार राइट ग्रुप्स हैं जो यूरोपियन पार्लियामेंट में है। इन सब की पोलिंग ये बताती है कि इस बार बहुत ज्यादा सीट्स लेने जा रहे हैं लोग। और उसके बाद फिर आप अगर नीदरलैंड का केस देखें, वहां पे जैसा ग्रीट विल्डर्स जिस हमने पहले बात की थी, और अगर आप फ्रांस और जर्मनी की बात करें तो वहां पे भी फार राइट की जो सपोर्ट है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो ये चीज हमें ये बताती है कि यहाँ पे लोग ज्यादा एंटी इमिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। जब लोग, इमिग्रेंट्स कौन है, डेफिनेटली हम लोग ही इमिग्रेंट्स हैं जो मतलब ज्यादा इंडिया से जाते हैं, पाकिस्तान से जाते हैं, उसके बाद डिफरेंट अरब कंट्रीज से जाते हैं, फिर अफ्रीका से जाते हैं। तो अब जब आपको पोल्स बता रहे हैं कि ये लोग एंटी इमिग्रेंट पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो आपको एक मेंटेलिटी आपको नजर आ रही है लोगों की कि ये लोग प्रेफर कर रहे हैं कि इमिग्रेशन कम होती जाए। इसीलिए जाहिर सी बात है कि आपकी एंटी इमिग्रेंट की सपोर्ट तभी बढ़ेगी जब लोग खिलाफ हैं। तो वो फिर आपको एज अ सोसाइटी में भी आपको ये चीज ट्रांसलेट होती हुई नजर आती है कि जब आप देखते हैं कि कुछ लोगों को प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं होती, जिस तरह पैलेस्टीनियंस है उसको, एक पिछले दिनों मैंने अपने प्रोग्राम में बात भी की थी कि एक केस भी हुआ था गोथनबर्ग में कि एक खातून थी जो प्रोटेस्ट कर रही थी पैलेस्टीनियन फ्लैग के साथ, तो उस पे एक मतलब स्वीडिश गोरा इंसान था, उसने आके अटैक कर दिया, मतलब उससे झंडा खींचने की कोशिश की उस पे, और उसको एज अ नेगेटिव पोर्ट्रे करते हैं। तो वो चीज आपको सोसाइटी में ट्रांसलेट होती हुई नजर आ रही है। मतलब एक यहाँ पे अच्छी चीज ये है कि ज्यादा लोग आपके काम में इंटरफेयर नहीं करते, तो उसलिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेट्स से कि अगर मैं बस में ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे किसी ने आके ये नहीं कहना कि यार यू आर इमिग्रेंट तो गो बैक, लेकिन आप उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर आप थोड़ा बहुत फील करें, जब आप डिफरेंट मतलब लोगों से मिलते हैं, तो आप बॉडी लैंग्वेज से जज कर लेते हैं कि दे डोंट वांट मोर इमिग्रेंट्स। तो ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, और हाँ आपने इसके ऊपर पहले भी बहुत बात की थी, इंटरेस्टिंग वो गुफ्तगू भी रही। पाकिस्तानी अगर आप स्टूडेंट या इमिग्रेंट को कंपेयर करते हैं लेट्स से हिंदुस्तानी स्टूडेंट से, तो क्या प्रोज एंड कॉन्स नजर आते हैं आपको, किस तरीके से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स या इमिग्रेंट्स डिफरेंट हैं और एथनिसिटीज या और ममालिक के इमिग्रेंट से। अगर हम, ज्योग्राफी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप थोड़ा सा जाएं इटली और ग्रीस वाली साइड पे, वहाँ पे जो थोड़े से इमिग्रेंट्स हैं पाकिस्तानी, वो लोग आपको पता होगा जो एक केस भी हुआ था जो इलीगल वेज के थ्रू आते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा आप इस साइड पे आना शुरू करते हैं, नॉर्थ की साइड पे स्वीडन की तरफ आते हैं, आप नॉर्वे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे सिस्टम इस तरह का है कि आपको वो लोग ये, क्योंकि आपका जो आपको जॉब मिलती है, आपको हेल्प मिलती है, आपके पर्सनल नंबर पे मिलती है। वो पर्सनल नंबर आपको तब भी मिलता है जब आप लीगल होते हैं। अगर आप लीगल नहीं है तो यू डोंट हैव एनी लाइफ हियर। तो इसलिए फिर जो यहाँ पे पाकिस्तानी है थोड़े से, वो आपको मतलब थोड़े से स्किलफुल मिलेंगे या आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू दोज कंट्रीज। लेकिन अब अगर हम इंडियन के साथ कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली उनकी गवर्नमेंट उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो स्पेशल लोन्स देती है स्टूडेंट के लिए ताकि वो यहाँ पे आए और उनको पे करें। उसके बाद फिर
मैंने मतलब यूरोपियन स्टूडेंट्स तो देखे हैं जो एक्सचेंज पे आते हैं, मतलब उनकी यूनिवर्सिटी उनको एक्सचेंज पे भेजती है, लेकिन मैंने बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट देखे हैं कि उनकी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको यूरोप के मुख्तलिफ कंट्रीज में एक्सचेंज पे आते हैं, विच मीन्स कि वो लोग आते हैं 6 महीने के लिए। मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान में होगी कोई एक दो ऑर्गेनाइजेशन होगी जो यूरोप में किसी मुल्क में एक्सचेंज पे स्टूडेंट भेजती होंगी, लेकिन मैंने बहुत सारे इंडियन एक्सचेंज स्टूडेंट देखे हैं। तो मतलब ना सिर्फ वो लोग खुद भी स्किलफुल है, लेकिन उनको गवर्नमेंट की भी बैकनिंग है कि वो लोगों को सपोर्ट करती है। वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कि वाकई में कि हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी गवर्नमेंट में इतनी कैपेसिटी है कि वो स्टूडेंट्स को भेज रही है, ना सिर्फ फुल टाइम एजुकेशन के लिए बट एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए भी। अच्छा, आप वहां बैठ के देख रहे हैं, एक तरफ आपके इंडियन कंपैट्रियट्स होंगे, कुछ कॉलीग्स होंगे इधर और ममालिक से भी होंगे। पाकिस्तान में जब आप बाहर बैठ के सिचुएशन को देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, तो क्या आपको पॉसिबिलिटीज, ऑप्शंस, मुस्तकबिल अपना भी और मुल्क का नजर आता है? आई डोंट वांट टू बी पेसिमिस्ट कि मैं नेगेटिव बातें करूं, लेकिन इट्स वेरी लाइक डार्क, क्योंकि हमने इलेक्शन पे भी बात की थी। जब आप 8 फरवरी के इलेक्शन देखते हैं तो मैं पर्सनली बहुत सारे दोस्तों को, लोगों को जानता हूं जिनके एक आंखों में एक होप थी, उनको एक लाइट नजर आ रही थी कि यार चलो जो कुछ हो गया दैट वाज पास्ट, 8 फरवरी के इलेक्शन होंगे, हम जाएंगे, हम वोट करेंगे और हम वो चीज लेके आएंगे जो हम लोग चाहते हैं। फिर बहुत सारे लोग स्पेशली पाकिस्तान गए वोट करने के लिए। उसके बाद बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो भी पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में हैं और वो पढ़ चुके हैं, जॉब्स कर रहे हैं, तो वो लोग भी काफी वेट कर रहे थे, मतलब ऑलमोस्ट 2 सालों से कि इलेक्शन होंगे तो हम जाके वोट करेंगे और हम अपने रिप्रेजेंटेटिव लाएंगे। लेकिन जो फिर इलेक्शन में जो कुछ हुआ उसके बाद फिर अब मैं तकरीबन जिस भी अपने दोस्त से मिलता हूँ, ऑलमोस्ट जिस भी मैं रैंडम पाकिस्तानी जो स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है, उसका बस यही याद कि आप मुझे स्वीडन का एप्लीकेशन प्रोसेस बताएं, आप मुझे जर्मनी का वाह। एप्लीकेशन प्रोसेस बताएं। तो इट्स वेरी सैड कि आप जब अपने मुल्क में देखते हैं इस तरह के लोग, अब आपको किसी भी आप नौजवान को रोक लें, आप उससे पूछें कि आपको इस मुल्क का मैं प्रोसेस बताता हूँ और आप जानना चाहेंगे, तो वो 90% चांसेस है कहेगा कि यार मैं जानना चाहता हूँ। और जिसका भी, तो इट्स वेरी सैड कि लोगों में होप खत्म होती जा रही है, तो इट्स नॉट वेरी गुड फॉर पाकिस्तान। आपने खुद ही कहा कि आप पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक इंसान हैं, आप पेसिमिज्म की तरफ नहीं देखना चाहते। तो आपके क्या नेक्स्ट स्टेप हैं? क्या आप देखते हैं कि आप पाकिस्तान वापस आएंगे? क्या आप पीएचडी, डॉक्टोरल ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे यूरोप के अंदर? क्या आप देख रहे हैं अपना जाती उसके ऊपर? मैं अपना पर्सनल बात करूं तो मैं पीएचडी का इरादा रखता हूं कि मैं या फिर अपनी सेम यूनिवर्सिटी से पीएचडी करूं या फिर मैं किसी और मुल्क से जाके। लेकिन जो मेरा पहले गोल था कि मैं पाकिस्तान में जाऊं, सीएसएस करूं और फिर उसके बाद मैं क्योंकि मैं इंटरेस्ट रखता हूं फॉरेन अफेयर्स में, हिस्ट्री में, तो मैं एज अ पाकिस्तान एम्बेसडर टू यूएन जाऊं या फिर मैं ईयू में आऊं, आके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं। लेकिन फिर जो कुछ करंट सिचुएशन है उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा, इवन दो कि आप जितना मर्जी ऑप्टिमिस्ट हो, लेकिन जब आप एक सिस्टम को देखते हैं तो फिर आप उस तरह थोड़े से पेसिमिस्ट हो जाते हैं। मतलब ये नहीं कि आप हर टाइम ऑप्टिमिस्ट रहते हैं, लेकिन फिलहाल मेरा गोल यही है कि मैं पीएचडी करूं। उसके बाद आई विल सी कि अगर मुझे यहाँ पे अच्छी जॉब मिल गई तो फिर मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा, वरना आई विल गो बैक टू पाकिस्तान। तो इसके ऊपर एक रियलिस्ट होना बहुत जरूरी है, आप कहना चाह रहे हैं? जी यही बात है कि आप जब तक सारे सिनेरियोज को उनको एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि आप अपने आप को 5 से 6 सालों में कहाँ पे देखते हैं कि अब मुल्क की एक डायरेक्शन क्या है, तो फिर आप उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करते हैं। ये नहीं होता कि आपने मतलब मैंने अभी प्लान किया कि यार मैं 2 साल में मास्टर्स करूंगा फिर मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा। मुझे अगर पीएचडी करनी है तो मुझे अभी से अपना माइंड बनाना पड़ेगा कि यार मैंने 2 साल के बाद पीएचडी करनी है, ताकि मैं इसी स्टेज पे अच्छे रिसर्च पेपर वगैरह लिख सकूं, ताकि फिर मैं अपनी एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकूं, ताकि मैं जाके पीएचडी के लिए एक अच्छा एप्लीकेंट बन सकूं। अगर मैंने पाकिस्तान जाना है तो फिर मुझे अभी से माइंड बनाना पड़ेगा कि यार मैं अपना मास्टर जहाँ पे कंप्लीट करना है, देन आई विल गो टू पाकिस्तान। और इसके अंदर ऑफ कोर्स पासपोर्ट का भी बहुत किरदार है कि अगर पाकिस्तान में सिचुएशन बुरी हो रही है तो एज ए पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर जो बाहर पढ़ रहे हैं, उनकी भी अपना एक तरीके से वैल्यू कह लें, होस्ट कंट्रीज के अंदर इफेक्ट होती है। एग्जैक्टली exactly, जब आपका पासपोर्ट वीक होता है तो आपका कॉन्फिडेंस भी नीचे चला जाता है। मतलब एज अ ह्यूमन आप अपने आप को थोड़ा सा बाकी मुल्कों से, जब आप आई रोज रैंकिंग देख रहे होते हैं द फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट, तो आपका एज अ पर्सन भी आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है। आप अपने आप को मतलब थोड़ा सा लोगों से कम समझते हैं कि यार आपके पासपोर्ट की वैल्यू कम है। आप फिर थोड़ा सा अपने आप को ये चाहते हैं कि आपको यहाँ का पासपोर्ट मिल जाए, फिर आप उसके लिए स्ट्रगल शुरू करते हैं। तो वो फिर डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इशू है। मगर आपकी पॉजिटिविटी और आपकी होप आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को बहुत उम्मीद देगी। इरफान, अपना ख्याल रखिएगा। रमजान मुबारक हो आपको, और
आई होप कि आप अपना ये प्रोसेस कंप्लीट करें, पीएचडी लें और पाकिस्तान के लिए जहां भी हैं आप कंट्रीब्यूशन अपनी जारी रखें। आपको भी, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, एंड यू टू हैव अ ग्रेट रमजान। गुड बाय। थैंक यू ब्रो, टेक केयर। स्वीडन के अंदर अपना ख्याल रखिएगा। इरफान आबिद हमें ज्वाइन कर रहे थे स्वीडन से, मास्टर स्टूडेंट हैं वहां पे ये, और बहुत ही काबिल शख्स भी हैं, अपना चैनल भी चलाते हैं। इनके चैनल की डिटेल्स मैं जरूर डालूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर, तो उनको जरूर फॉलो कीजिएगा आप। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अल्लाह हाफिज।